मकर संक्रांति के मौके पर आज लाखों लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। अब तक मिले 70 कोरोना पॉजिटिव। सुपर स्प्रेडर बन सकता है माघ मेला। बिहार में एमएलसी चुनाव से पहले महागठबंधन से कांग्रेस को आउट करने की तैयारी। राजद में वामपंथी नेताओं ने की मुलाकात के निकाले जा रहे मायने। यूपी में पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन का सिलसिला। 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों के लिए होना है मतदान। और उत्तर भारत में आज घने कोहरे की संभावना। बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और यहां रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है पटना से। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पटना में गाइडलाइंस को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं जहां कोतवाली और शास्त्री नगर में 10 दुकानों को सील कर दिया गया है। तो लगातार नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट है और 8 बजे के बाद भी खुली हुई थी ये सभी दुकानें। तो ये पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एसटीओ के नेतृत्व में चलाया जा रहा है ये अभियान। पटना में गाइडलाइंस को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट दिख रही है और लगातार दुकानों को सील किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू है और 8 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में 8 बजे के बाद भी जो दुकानें खुली रह रही है उसको प्रशासन जो है सख्त नजर आ रही है और लगातार दुकानें को सील कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कोरोना गाइडलाइंस को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट है और नाइट कर्फ्यू का पालन जो है वो सख्ती से किया जा रहा है। लगातार एसडीओ के नेतृत्व में अभियान जो है उसको चलाया जा रहा है और दुकानों को सील करने का सिलसिला लगातार जारी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन हो रहा है। आस्था का ये मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर हो सकता है। आज यानी शुक्रवार को मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोग स्नान करेंगे और मेले में कोरोना विस्फोट हो चुका है। लगातार ये अपील भी हो रही है कि मेला रद्द होना चाहिए, लेकिन प्रयागराज में ये मेला लग रहा है और ऐसे में सवाल है कि महामारी के दौर में ये मेला क्यों है। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं और क्योंकि माघ मेले में कोरोना वायरस की एंट्री जो है वो मार चुका है और ऐसे में 47 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो गंगा स्नान करेंगे। ऐसे में लगातार अब सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि माघ मेले को क्यों चलाया जा रहा है, जबकि पहले से भी आपको हमने कल भी बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना का विस्फोट हुआ था और लगातार प्रशासन जो है वो पॉजिटिव पाई जा रही है। इसके बावजूद भी संक्रमण जो है वो फैल चुका है। इसके बावजूद भी माघ मेला जो है उसको चलाया जा रहा है और आज मकर संक्रांति के अवसर पर भारी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और ऐसे में कोरोना की रफ्तार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। रोज मिलने वाले आंकड़े डरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 6,300 से अधिक नए मामले मिले हैं और इन मामलों के साथ ही बिहार में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 41,374 हो गई है। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अपने निजी सहायक के साथ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और बताते चले कि पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और बिहार में पॉजिटिविटी रेट 3.14% है। वहीं पटना में पॉजिटिविटी रेट 20.65% हो चुकी है।
तो लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है वो अलर्ट हो चुकी है और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है और बिहार की राजधानी पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। लगातार यहाँ मंत्री हो या फिर बड़े बड़े संस्थान या फिर बड़े बड़े अस्पताल के जो डॉक्टर हो वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है लगातार बैठक बुला रही है और कई सारे पाबंदियों पर जो है वो नजर रख रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता की बारी है कि वो इस कोरोना के संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर सचेत हो जाए और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और सरकार के नियमों का, गाइडलाइंस का जो सरकार ने जारी किया है उसका पालन करे। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच बक्सर अनुमंडल कार्यालय से सटे पशुपालन विद्यालय छात्रावास में भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल यहां छात्रावास में रह रहे 85 लोगों में कोरोना जांच के दौरान 25 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं संस्थान के लैब टेक्नीशियन सह जांच कर्मी बिरबल प्रसाद ने बताया कि सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण से पीड़ित लोगों की कोरोना जांच कराई जिसमें सभी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में महागठबंधन चुनाव से पहले सियासत जारी है तो राजद के नेताओं के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से ये मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजद कांग्रेस को महागठबंधन से अलग करने सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि ये सब वक्त ही बताएगा। वहीं बिहार में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस ने महागठबंधन का साथ देने को लेकर अब भी अड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस कंफ्यूजन में है। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस के लिए सीटों से ज्यादा मायने एनडीए को इस चुनाव में हराना है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि आरजेडी बिहार से बाहर किसी को भी समर्थन करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार में गठबंधन मजबूत है। नहीं लगता है कि अभी एक कह देना बड़ी जल्दबाजी होगी कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि बात जब नहीं बनी थी उपचुनाव में तो दो हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए अकेले। मैंने क्या कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। जब उन्होंने छोड़ा था तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर स्थान के चुनाव में, उपचुनाव में हम अकेले प्रत्याशी दिए थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्षम है अकेले लड़ने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पहला उद्देश्य है कि महागठबंधन मजबूत हो और एनडीए कमजोर हो। इसलिए महागठबंधन की एकजुटता का प्रयास अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी करते रहेगी। तेजस्वी यादव जी और आरजेडी स्वतंत्र है बिहार के बाहर, किन के साथ जाते हैं। इससे पहले बंगाल में वो ममता बनर्जी जी के साथ गए थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ हैं, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में, विपक्षी भूमिका में कौन है? 5 सालों तक लगातार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के मुद्दों पे कांग्रेस लड़ते रही है। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस फिर आमने सामने है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को संभल कर बयान देना चाहिए। सीटों को लेकर बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात चल रही है, फिलहाल इस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। वहीं पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर आरजेडी नेता ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब एसपीजी उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो वो दूसरों से क्या बात करेंगे। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। ऐसे में राजद और कांग्रेस में एक बार फिर से जो दरार देखने को मिल रहा है। बीते दिन एमएलसी हैं कांग्रेस के समीर सिंह, उन्होंने कहा है कि हम 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी चुनाव लड़ेंगे और हमने पहले ही ये राजद को कह दिया है। हालांकि राजद जो है वो 9 सीटों पर फिलहाल अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। ऐसे में देखिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी। सर, कांग्रेस और राजद में क्या फिर से उपचुनाव जैसी स्थितियां हो जाएंगी क्या? किसने कहा? आपने बयान किसका नाम लिया? किसका? समीर सिंह कह रहे हैं मैं कांग्रेस एमएलसी से। और पता नहीं, हमने तो आज देखा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी, उनका बयान हमने देखा। उन्होंने कहा ये बातचीत मैंने होने वाली है, बातचीत शुरू करेंगे। तो अभी इसका सवाल कहाँ से उठता? बाकी लोग जो बयान दे रहे हैं उसका कोई बहुत अर्थ हम नहीं लगाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है इसको देखने की बात है। इसलिए
कौन क्या कह रहा है इसका हम कोई बहुत तवज्जो नहीं देते। लेकिन सर, जिस तरीके से 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो अगर चुनाव से पहले ही ये बातें अगर कांग्रेस की तरफ से आ रही कि हम 7 सीट पर ही लड़ेंगे, अगर इस पे भी नहीं राजद मानती है तो 24 सीट पे लड़ेंगे, तो क्या उपचुनाव जैसी जो हालत हो गई थी, क्या फिर इस बार भी ऐसे ही होगी? ये हम नहीं कर सकते हैं, तो कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वही स्थिति पैदा करेंगे कि मैंने मिलजुल करके लड़ने की बात करेंगे। अब पहले जैसी स्थिति पैदा करेंगे और पहलवान और क्या क्या बात होती है, तो पिछले बार भी मैंने पहलवानी तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं, देखिए कांग्रेस के साथ मैंने तलखी हो, कांग्रेस के साथ रिश्ता बिगड़े, ये नहीं चाहते हैं। और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, अरे एक तो दबाव रहता है पार्टियों पर, कांग्रेस की जो परेशानी है उसको भी हम समझ रहे हैं, दबाव रहता है पार्टियों पर, उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा रहती है, हर लोग चाहता है कि हमको टिकट मिल जाए, हम जो है चुनाव लड़ें। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है बिल्कुल दूसरे ढंग का है, क्योंकि बहुत ही सीमित मतदाता जो है इसमें होते हैं। जो आम चुनाव होता है विधानसभा या लोकसभा का, उस चुनाव के चरित्र में और इस चुनाव के चरित्र में बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो नीचे का चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ, मुखिया का या जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी मैंने बुरी तरह हारी, लेकिन जहां अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें जीत गई, उसमें खेला हो गया। तो ये चुनाव जो है बिल्कुल दूसरे ढंग का चुनाव है, इसलिए मैंने इस चुनाव को समझ बूझ कर लड़ना चाहिए। और ये कोई कह दे कि हम इतना ही सीट पर लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे तो हम सब सीट पर लड़ेंगे, उसका क्या मतलब? वहीं बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासत गर्म है, जहां जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आधे हिस्सों में सीटों की मांग की है, जिसको लेकर बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि अभी तिथियों की घोषणा नहीं है, जब घोषणा होगी तब सीट शेयरिंग का फैसला होगा। वहीं नवल किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा छोटे मोटे लोगों से बीजेपी बात नहीं करती। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव में जो सीट शेयरिंग हो वो 50-50 के रेशो से शेयरिंग हो। एमएलसी चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया है क्या? नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। जब नोटिफिकेशन होगा तब ना 50%, 60%, 90% सीट का डिमांड होगा। अब और जब अभी चुनाव का घोषणा ही नहीं हुआ है तो क्या डिमांड करते हैं और किससे मांग कर रहे हैं? मांग किससे कि उन्होंने किससे बात किया है? नरेंद्र मोदी जी से, संजय जायसवाल जी से, किससे मांग किया है? किससे भेंट किया है? किससे उन्होंने कहा ये बात? आप पत्रकारों से? पत्रकार टिकट बांटते हैं, पत्रकार टिकट दे देंगे? अरे ये बात तो जो प्लेटफॉर्म पर देने वाला, और नीतीश कुमार के सिवा भारतीय जनता पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सिवा किसी से भारतीय जनता पार्टी छोटे मोटे लोगों से बात भी करती है क्या? ये कैडर की पार्टी है और कैडर की पार्टी कैडर से ही बात करती है, और किसी को झमझमाने से, पैर उचकाने से कुछ नहीं होता। दानापुर की, जहां दानापुर के रुपसपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी का शीशा तोड़कर लूटे गए कार्बाइन और गोलियों को दानापुर पुलिस ने जांच के दौरान बरामद कर लिया है। हालांकि अपराधी फरार होने में सफल हो गया है और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित रुपसपुर इलाके में खरीदारी करने गया था। इसी बीच आरक्षी ने अपने कार्बाइन गाड़ी में बैग में रखकर मार्केट के लिए निकल गया। इसी बीच पूर्व से घात लगा एक अपराधी ने गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग में रखे कार्बाइन को लूट लिया। देर पहले ही रुपसपुर थाना क्षेत्र से एक सिपाही है जो कि बॉडीगार्ड है रेडियंट स्कूल के मालिक का, उनका बॉडीगार्ड है, उसके गाड़ी से अपना कुछ सामान खरीद रहा था रोड पे, और गाड़ी के शीशा तोड़ करके एक बैग में ये कार्बाइन रखी हुई थी। तो बैग कुछ अपराधी उससे लेकर के वहाँ से फरार हुए, और फरार होने के बाद यहाँ चेकिंग के क्रम में यहाँ पे ही फेंक करके वो यहाँ से फरार हो गए हैं। जब चेकिंग चल रही थी तो उसके यहाँ पे जो सिपाही थे चेकिंग करने, उन्होंने बैग देखा, तलाशी ली, तो उसमें ये कार्बाइन बरामद हुई। ये अभी कार्बाइन क्योंकि ये सरकारी है, अपना पुलिस की लाइन से इशू होती है, और इसकी चोरी होना बहुत बड़ी बात है।
और बहुत जिम्मेदारी से सिपाही इसको रखता है। और अभी ये बरामद हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि क्यों किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है, उस पर भी जांच। बगहा के बिथा थाना के परसौना पंचायत के रेडहा में आग लगने से 25 घर जलकर राख हो गए। वहीं जानकारी के मुताबिक खाना बनाने के दौरान आग लगी है, जिससे घर में रखा सामान भी राख हो गया है। और आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। बात करें मौसम संबंधी खबरों की, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी और आसपास के मध्य भारत में बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद बारिश काफी कम हो जाएगी और अगले 4-5 दिन उत्तर भारत में बहुत घना कोहरा रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ 16 और 17 जनवरी को उत्तर पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 18 और 20 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। वही IMD का कहना है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में आज हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों के कुल 58 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 21 जनवरी है और नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी को होगी, जबकि नाम 27 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। वहीं मतदान 10 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी, जहां पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच जो आजमाइश होगी, इसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, सरधना, मेरठ और नोएडा की सीटों पर खास नजर होगी। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो निर्भय, आज यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी जो है वो आज से जारी कर दी गई है। बिल्कुल एकता, देखिए जिस तरीके से यूपी चुनाव को लेकर के सियासत गर्म है और ऐसे में अब पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण की 11 जिलों के 58 विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर आज से नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, जो कि काफी खास सीटें हैं। इस सीटों में सबसे बड़ी जो बात होगी वो होगी नोएडा की, क्योंकि नोएडा को लेकर के कई भ्रांतियां भी है यूपी में। वहाँ पर देखा जाता है कि अब तक जो भी ऐसे मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा कर लेते हैं तो दोबारा से गौतम बुद्ध नगर की सीटें निकाल पाना उस पार्टी को ये बड़ी मुश्किल होती है। योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार वहाँ दौरा किया था, तो पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर की सीटें काफी मायने रखती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो शामली से शुरुआत हो रही है इसकी, तो शामली की सीटों पर भी काफी हुआ को देखने को मिलेगा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और हापुड़, ये आपको देखिए तो ये NCR की सारी सीटें हैं। इसके अलावा अलीगढ़ की बात करें तो ये सारी सीटें जो है वो लगभग शहरी इलाकों की है। तो शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बढ़िया दबदबा होता है और इन सीटों पर कयास कई भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम और राम मंदिर की बातें जो जोर पकड़ रही है, तो कुछ सीटें जो होंगी जिसमें से आप देखेंगे तो अलीगढ़, इसके अलावा हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, तो ये इलाके ईस्ट इलाकों के जो सीट होंगे वो कहीं ना कहीं खो सकती है बीजेपी। लेकिन बात अब फिलहाल इन सीटों को लेकर के सबसे बड़ी बात जो है और इन नामांकन को लेकर के वो बात है कि बीजेपी का अब तक लिस्ट नहीं आना। इस चुनाव से पहले जो देखिएगा तो बीजेपी की अब तक जो लिस्ट है वो नहीं आई है, लेकिन बाकी अन्य दलों ने, कांग्रेस ने सबसे पहले अपने सीटों के जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों की घोषणा कर दी। पिछले दिनों देर शाम तक आपने देखा कि सपा और रालोद ने एक साथ मिलकर के जो अपनी सीटों की लिस्ट जारी कर दी। तो बीजेपी के सीटों का इंतजार है कि आखिर में कौन से प्रत्याशी होंगे जो वहां नामांकन करेंगे। इस पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो होंगी वो आज 14 तारीख खरमास खत्म होने की बातें की जा रही थी, तो आज या कल में बीजेपी अपनी सीटों को जारी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है, लगभग 1 दर्जन से अधिक विधायक और कई जो मंत्री रहे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य
गए तो उनके कई करीबी रहे। जी निर्भय, बिल्कुल जिस तरीके से यूपी सरकार के मंत्रियों का इस्तीफे का सिलसिला जो जारी है, 3 दिनों में 9 मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया है और आज भी 3 मंत्री और 6 विधायक जो है लखनऊ में सपा में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों की बात है, एक था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ लगभग दर्जन भर जो विधायक थे वो आपको बता दो कि वहां पर यूपी में जो बीजेपी छोड़ करके अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उसमें कई लोग शामिल है। इसके अलावा आपने देखा कि वहां पर जो रावण है, काफी प्रचलित है, चंद्रशेखर रावण, वो भी मुलाकात किए थे। तो एक बड़ी समीकरण दिख रही है, कहीं ना कहीं जुटते हुए अखिलेश यादव के साथ सपा को मजबूत करती हुई तस्वीरें दिख रही है। लेकिन बीजेपी भी लगातार अपने जो कोशिशों में जुटी हुई है, भरपाई जो है वो कर सके। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आज से 6 साल पहले जब बीजेपी में आए थे तो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत करके गए थे। उसमें कई ऐसे लोग हैं, आप देख लीजिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफी करीबी वाले जो नेता। जी निर्भय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी और साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी आज से शुरू हो जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में इस्तीफों की झंडी लगी हुई है, माफ कीजिएगा झड़ी लगी हुई है। अब तक बीजेपी के 3 मंत्रियों समेत 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। बागी विधायकों का कहना है कि यह सिलसिला अभी कुछ और दिन जारी रहेगा। वहीं इस्तीफा देने वाले विधायकों में से 4 विधायक पहले से ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि 3 मंत्री और 6 विधायक आज लखनऊ में सपा में शामिल होंगे। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।